गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन वायु प्रदूषण के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। वायु प्रदूषण निरोध व निवारण जो अधिनियम था उसी में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया था 1987 में। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बच्चों, भारत सरकार की जो नई ईंधन व वाहन नीति थी, यूरो 3 नॉर्म्स मान लो, हैं BS4 इंजन वगैरह, उन सब चीज़ों की बात अपन कर चुके हैं। और वायु प्रदूषण निवारण का जो एक केस स्टडी किया गया था दिल्ली में, उसके बारे में बच्चों अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक की कहानी अपन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। देखो बच्चों, अगर मानव की बात की जाए तो मानव के द्वारा जल का उपयोग अपशिष्ट निस्तारण। देखो बच्चों, मनुष्य के द्वारा पानी का उपयोग अपशिष्ट के निस्तारण के लिए किया जा रहा है। और अपनी भावना जो है वो क्या बनी हुई है कि जो भी कूड़ा करकट अपशिष्ट है उसको पानी के अंदर डाल दो, और पानी जो है वो सब चीजों को बहाकर लेकर चला जाएगा। अपनी ऐसी भावना बनी हुई है। लेकिन डालने से पहले अपन ये चीज नहीं सोचते हैं कि नालियों में या घर का जो भी वेस्ट है पानी में डाल के अपन उसको बाहर पहुंचा रहे हैं, वो पानी बहकर अपशिष्ट युक्त, कचरा युक्त पानी जो बहकर है वो किसी ना किसी जलाशय के अंदर जाकर गिरेगा। तो बच्चों, उस अपशिष्ट पदार्थों की वजह से, उस प्रदूषित जल की वजह से जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसी वजह से बच्चों, विभिन्न देशों की बात कर लो या अपने देश की बात कर लो, तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, वो केवल इस थिंकिंग की वजह से बच्चों क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होकर और प्रदूषित हो रहे हैं। क्लियर? तो अब ध्यान दो, सबसे पहली बात तो अपने को यह समझना है जल प्रदूषण को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों, जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों व जैव पदार्थों के कारण जल के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। क्लियर? बच्चों, अगर जल में बाहरी आउटर कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, जैव पदार्थ, ये सब मान लो मिश्रित हो गए, मिल गए, पहुंच गए, जिसकी वजह से जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, इसी चीज को बच्चों क्या कहा जाएगा, जल प्रदूषण। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल प्रदूषण कहलाती है। अब देखो, अगर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, अगर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर
मान लो इतनी रिपोर्ट की गई है डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की घुलित मात्रा, तो बच्चों जल क्या माना जाएगा? प्रदूषित माना जाएगा। क्लियर? तो जल के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर रिपोर्ट की जा रही है जल के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, तो बच्चों जल को क्या माना जाएगा? प्रदूषित माना जाएगा। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर या इससे कम है, तो बच्चों जो जल है वो जल क्या माना जाएगा? अत्यधिक प्रदूषित माना जाएगा। क्लियर? तो इस घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है कि साहब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा इतनी रह गई, इसका मतलब जल प्रदूषित हो चुका है। अगर वो मात्रा इतनी 4 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम हो जाती है तो जल बच्चों बहुत ज्यादा प्रदूषित माना जाएगा। और ये प्रदूषित जो जल होता है वो विभिन्न तरीके से जीव जंतुओं को, वातावरण को, प्रकृति को बच्चों क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम भी पारित किया गया है और उसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि हमको जल प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए या जल संसाधन है उनको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। तो ध्यान देंगे, जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम, ध्यान से समझना बच्चों, जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? 1974 में, 1974 में। और क्या बात बताई गई कि जो अपने देश के जल संसाधन है इनको प्रदूषित होने से बचाना है। ठीक है, ये इस अधिनियम के अंदर बताया गया था। अब देखो जल प्रदूषक क्या क्या हो सकते हैं, जल के प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकते हैं, उन कारणों को बच्चों अपन जानते हैं। जल प्रदूषण के कारण या जल प्रदूषक हैं वो कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, नंबर 1 या सबसे पहले अपन बात करें जल प्रदूषक या वाटर पॉल्यूटेंट्स, जल प्रदूषक। और जल प्रदूषकों में जो पहला जल प्रदूषक है वो है घरेलू वाहित मल जल। ठीक है, जलाशयों को प्रदूषित करने में जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, घरेलू वाहित मल जल होता है, इसका बच्चों प्रमुख स्थान होता है। घरेलू वाहित मल जल का जल प्रदूषण या जल संसाधनों को प्रदूषित करने में प्रमुख स्थान इसका होता है। और केवल 0.1% अपद्रव्यों या अशुद्धियों के कारण, ध्यान से समझना बच्चों, केवल 0.1% अपद्रव्यों या अशुद्धियों के कारण जो घरेलू जल है ये मानव के उपयोग लायक नहीं रहता है।
केवल इतनी सी अशुद्धि के कारण ही जो घरेलू जल है ये मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता। आप अंदाजा लगा के देख सकते हो 99.99% में भी अगर केवल 0.1% की इंप्योरिटीज है, इतनी सी अशुद्धि के कारण भी वो जल ह्यूमन यूज के लायक नहीं रहता है। अब जो ये 0.1% इंप्योरिटीज हैं, अपद्रव्य हैं, अशुद्धियां हैं, इनमें देखो बच्चों क्या क्या चीजें हो सकती है। नंबर 1, निलंबित ठोस। निलंबित ठोस जैसे बालू, गाद, चिकनी मिट्टी आदि। ये सब बच्चों निलंबित ठोस जो हैं ये इन 0.1% इंप्योरिटीज में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा नंबर 2, कोलाइडी पदार्थ। कोलाइडी पदार्थ, कोलाइडी पदार्थों के अंदर जैसे मल पदार्थ हो गए, ठीक है, जीवाणु, वस्त्र व कागजों के रेशे, ये सब चीजें बच्चों किस में इंक्लूड की जाएगी? कोलाइडी पदार्थों में। और नंबर 3 बच्चों हो जाएंगे क्या? विलीन पदार्थ। नंबर 3 क्या हो जाएंगे बच्चों? विलीन पदार्थ जैसे पोषक, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि। क्लियर? तो बच्चों ये जो सारी इंप्योरिटीज हैं, अपद्रव्य हैं, इनकी मात्रा अगर घरेलू जल में 0.1% तक भी है तो भी वो जो घरेलू जल होता है वो मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता है। तो हमारी तरफ से बच्चों प्रयास क्या होना चाहिए कि जो कचरा है उसके निस्तारण के लिए हम जल का प्रयोग ना करें। ठीक है, हम तो ये सोच लेते हैं कि साहब पानी सब कुछ बहाकर लेकर चला जाएगा, लेकिन वो अपशिष्ट पदार्थों युक्त, कचरे युक्त नालियों का पानी जब किसी जलाशय में पहुंचता है तो बच्चों जलीय जीवन के जीवों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। अब बच्चों इसी बिंदु के अंतर्गत अपनी बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है बीओडी वाला, तो ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या आवश्यकता। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या आवश्यकता, शॉर्ट में इसको कहते हैं बच्चों बीओडी। फुल फॉर्म है इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। भाई कंसेप्ट क्या है? अगर मान लो जल जैसे प्रदूषित है, अब प्रदूषित जल है तो प्रदूषित जल के अंदर अपन ये सब चीजें मानेंगे, उसमें ये चीजें प्रेजेंट होती है। अब ये जो पोषक पदार्थ है, विलीन पदार्थ है, ये बच्चों सूक्ष्म जीवों के लिए पोषक के रूप में काम आएंगे। आगे बात समझ में? तो इन पोषक पदार्थों को सूक्ष्म जीव काम में लेंगे और पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको सूक्ष्म जीव काम में लेंगे इन कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए, और अपनी संख्या में क्या करेंगे बच्चों? बढ़ोतरी कर लेंगे। सूक्ष्म जीवों की संख्या उस प्रदूषित जल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यह कार्बनिक पोषक पदार्थों के उपस्थित होने से। इसी से संबंधित ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपनी बुक में दिया हुआ है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग
या आवश्यकता, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। अब सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं बच्चों, इसको अपन परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दो, 1 लीटर जल में उपस्थित, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए अपघटनकारी सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली या काम में ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा ही बच्चों क्या कहलाती है? बीओडी कहलाती है। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना, सूक्ष्म जीव जल में घुलित ऑक्सीजन को विघटन की प्रक्रिया में यूज लेते हैं। आ रही बात समझ में? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन को विघटन की प्रक्रिया में यूज लेते हैं। मतलब अगर जल प्रदूषित है तो डीओ का मान तो बच्चों क्या होगा? कम, और बीओडी का मान क्या होगा? अधिक। भाई अगर जल प्रदूषित होगा तो उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा लगातार क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। उसके पीछे कारण क्या है? जो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को सूक्ष्म जीव काम में ले लेते हैं कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए और अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। अरे यार ये बात समझ में? या सिंपली अपन ऐसा भी देखो, जो बीओडी का मान है वो बीओडी का मान कैसे पता किया जाता है? कोई एक जल का नमूना लिया जाता है, एक जल का नमूना लिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात हो। ठीक है, जल का नमूना ले लिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात हो और उसको एप्रोक्स 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया जाता है। एप्रोक्स 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया जाता है और 5 दिन के बाद फिर उस जल के नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा का मापन किया जाता है। तो मापन करने पर पता चलेगा जो घुलित ऑक्सीजन है उस घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ चुकी है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ चुकी है, डीओ का मान कम हो चुका है और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बढ़ चुका है। तो जल जितना ज्यादा प्रदूषित होगा बीओडी का मान उतना ही ज्यादा होगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान उतना ही कम होगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी मापन किया जा सकता है। भाई अभी कोई जल है और जल के नमूने में जितने ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे तो स्वाभाविक सी बात है जितने ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे उनके अपघटन के लिए विघटन के लिए उतनी ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो या तो प्रत्यक्ष रूप से बीओडी का मान निकाल लिया जाता है ऑक्सीजन का मापन करके, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कार्बनिक पदार्थों का मापन करके भी बीओडी की वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो ये बच्चों एक कंसेप्ट अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। भाई सिंपल सी बात है, अगर बीओडी की वैल्यू बढ़ रही है,
सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की मांग ज्यादा की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है जल के अंदर डीओ की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम। तो जो जल जितना ज्यादा प्रदूषित होगा उसकी बीओडी का मान उतना ही अधिक होगा और डीओ का मान, गुलित ऑक्सीजन का मान, उतना ही कम होगा। क्लियर? तो ये बच्चों पहला जल प्रदूषक हो जाएगा घरेलू वाहित मलजल, या जल प्रदूषण का पहला कारण हो जाएगा घरेलू वाहित मलजल, जिसको एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। क्लियर? अब दूसरा जो कारण है जल प्रदूषण का, या दूसरा जो जल प्रदूषक अपन बता सकते हैं, वो अपन बता सकते हैं बच्चों औद्योगिक प्रवाह। क्या बता सकते हैं? औद्योगिक प्रवाह। उसके बारे में अपन और पढ़ लेते हैं। औद्योगिक प्रवाह। देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का जो बहिस्त्राव होता है, नहीं, कोई कागज उद्योग मान लो, या और कोई दूसरा चमड़ा उद्योग मान लो, कांच उद्योग मान लो, या कोई और रसायन उद्योग मान लो, डेयरी उद्योग मान लो, विभिन्न प्रकारों के उद्योगों का जो बहिस्त्राव होता है, जो अपशिष्ट होता है, उस अपशिष्ट के अंदर ध्यान देंगे बच्चों, विभिन्न उद्योगों के अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव में हानिकारक विषैले पदार्थ व भारी धातुएं, हानिकारक विषैले पदार्थ व भारी धातुएं भी, जैसे पारा है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये इस प्रकार की चीजें प्रेजेंट होती है। अलग अलग प्रकार की, कोई धातु निष्कर्षण मान लो, कोई इकाई मान लो, है, या कोई ऐसे दवा से संबंधित कोई मान लो। तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं, उनसे जो अपशिष्ट जल बहिस्त्राव बाहर आता है, उसमें बच्चों हानिकारक विषैले पदार्थ और उनके साथ साथ भारी धातुएं भी होती है। और इनके अलावा कई प्रेजेंट होते हैं बच्चों कार्बनिक पदार्थ। तो ये सब चीजें मिलकर और जल को क्या बनाती है? प्रदूषित बनाती है। भारी धातुओं में अपन उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे पारा, कैडमियम, आर्सेनिक आदि, ये सब अपन उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब भारी धातु की कैटेगरी में रखा किसको जाएगा? जिसका घनत्व 5 मिलीग्राम सेंटर क्यूब से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, 5 मिलीग्राम घन सेंटीमीटर से अधिक हो, जिनका घनत्व, ठीक है, इतने से अगर अधिक घनत्व होता है धातुओं का, उनको बच्चों भारी धातुओं की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो ये दूसरा जल प्रदूषक हो जाएगा। ठीक है। तीसरे जल प्रदूषक की अपन बात करेंगे तो वो है बच्चों ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला गर्म जल। ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला गर्म जल। अब देखो बच्चों, ये थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म जल बाहर निकलता है, ये भी बच्चों बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि उस जलीय जीव जंतु जो होते हैं, वनस्पति जो होती है, इस गर्म जल की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है ना। मछलियां वगैरह मान लो, या और जलीय जीव जंतु मान लो, वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है इस गर्म जल की वजह से। हाँ, ये एक अलग चीज है। मान लो कोई ऐसा स्थान हो जहां पर पानी बहुत ज्यादा ठंडे हो, शीत स्थान हो, और वहां पर फिर इन ताप संयंत्रों से निकलने वाला अगर गर्म जल गिरता है,
तो तापमान थोड़ा बढ़ने की वजह से वहां पर ग्रोथ भी देखी जा सकती है। जलीय जीव जंतु हैं वो बेहतर ढंग से फल फूल भी सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल वाटर के अंदर इन ताप संयंत्रों से निकलने वाला जो गर्म जल गिरता है तो उसकी वजह से जलीय जीवन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, और वो जो जल है वो जल अत्यधिक क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों ये सारी चीजें हो जाएगी जल प्रदूषण के कारण, या जल प्रदूषक क्या क्या हो सकते हैं। अब बच्चों जल प्रदूषण के प्रभाव अपने को पढ़ने हैं कि अगर जल का प्रदूषण होता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों का बच्चों अब अपने को अध्ययन करना है। तो कुछ बिंदु अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं जल प्रदूषण के प्रभाव के। एक बार मैं आपको सारे बिंदु बता देता हूं और फिर एक एक बिंदु का अपन बच्चों विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखो बिंदु क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के प्रभाव, इसमें नंबर 1 पहला प्रभाव तो क्या होगा, घुलित ऑक्सीजन, DO डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट। दूसरा जो प्रभाव है वो है बच्चों शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम। तीसरा जो प्रभाव है वो है जल मार्गों का अवरोधन। तीसरा प्रभाव बच्चों क्या है, जल मार्गों का अवरोधन। नंबर 4 गंभीर रोगों का कारण। नंबर 5 बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। और नंबर 6 है बच्चों सुपोषण, यूट्रोफिकेशन या त्वरित सुपोषण। ये ऐसा मान सकते हैं बच्चों 6 बिंदु अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है जल प्रदूषण के प्रभाव। तो एक एक बिंदु को पहले तो आप अच्छी तरह से याद कर लो। जल प्रदूषण की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट हो जाएगी, एल्गल ब्लूम शैवाल प्रस्फुटन, जल मार्गों का अवरोधन, गंभीर रोगों का कारण, जैव आवर्धन, और लास्ट है सुपोषण व त्वरित सुपोषण। अब बच्चों एक एक बिंदु का अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट। देखो बच्चों घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कैसे गिरावट आती है जल प्रदूषण की वजह से। ये जो डायग्राम है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नदी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों पर वाहित मल विसर्जन का प्रभाव। अगर नदी में वाहित मल का विसर्जन किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये अपन इमेजिन कर सकते हैं, माना नदी के अंदर वाहित मल विसर्जन को समझाया जा रहा है। अब अगर शुरुआत में देखें तो देखो बच्चों ग्राफ जो बन रहे हैं इसमें रेड कलर से तो किसकी मात्रा को बताया जा रहा है, घुली हुई ऑक्सीजन या डिसॉल्व ऑक्सीजन। और बच्चों ब्लैक कलर की लाइनिंग से बताया जा रहा है किसको, बीओडी को। डायग्राम में आप समझ सकते हैं रेड कलर की जो मार्किंग है ग्राफ जो है उसमें तो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बताई जा रही है, और जो ब्लैक कलर है इससे बच्चों बीओडी का मान बताया जा रहा है। अब देखो माना कोई नदी है, कोई जलाशय है जिसके अंदर मान लो प्रदूषक पदार्थों को विसर्जित नहीं किया गया है। सपोज प्रदूषक पदार्थों को विसर्जित नहीं किया गया, तो शुरुआत में अगर देखें तो इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो ये रेड कलर की लाइनिंग से जो ग्राफ बन रहा है सांद्रता, इसका मतलब प्रारंभ में जब तक पदार्थों को विसर्जित नहीं किया गया तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रारंभ में DO की
सांद्रता ज्यादा है। ये यहां पर रेड कलर वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है, इस पैमाने पर किस चीज को बताया जा रहा है? सांद्रता को। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है और प्रारंभ में BOD की सांद्रता कह दो, मात्रा कह दो, ये क्या है बच्चों? कम है। ठीक है। अब माना इस जलाशय में या नदी में वाहित मल का विसर्जन कर दिया गया। दिख रहा है बच्चों? ये अपन यहां पर कह सकते हैं ये विसर्जन। वाहित मल का क्या किया गया बच्चों? विसर्जन किया गया। अब जैसे ही वाहित मल का विसर्जन किया गया, अपने को पता है जो वाहित मल होगा उसके अंदर खूब सारे कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होंगे वो उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेंगे कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए। तो इस तरफ ग्राफ को देखो आप, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उस डिसॉल्व ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और जो BOD है, इस BOD का मान बढ़ रहा है। तो अगर विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन के ठीक बाद में क्या होगा? ध्यान देंगे, विसर्जन के पश्चात BOD की सांद्रता या मान क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा और DO की सांद्रता या मान घटेगी। कारण आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब वाहित मल का विसर्जन किया तो कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए ऑक्सीजन को सूक्ष्म जीव काम में लेंगे, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में तो गिरावट आएगी और BOD के मान में क्या होगी बच्चों? बढ़ोतरी होगी। ठीक है। ये प्रवाह की दिशा देखो, जैसे जैसे प्रवाह होता, अब शुरुआत में जहां पर विसर्जन किया गया तो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ गई, उसकी वजह से मछलियों का मरना प्रारंभ हो गया। स्वच्छ जलीय जीव क्या होने लग गए? नष्ट होने लग गए विसर्जन स्थल पर। अब जैसे जैसे प्रवाह होगा वैसे वैसे मान लो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को काम में ले लेंगे। तो अब देखो बच्चों, BOD का मान वापस गिरना चालू हो जाएगा और DO का मान वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। किस बात को इंगित कर रहा है भाई? जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती चली जाएगी वैसे वैसे बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी घट जाएगी। तो अंततः अगर फाइनली अपन देखें, अंततः BOD का मान तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिख रहा है? एक ग्राफ नीचे आ गया। BOD का मान तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समस्त कार्बनिक पदार्थों का विघटन किया जा चुका है और जो DO की वैल्यू है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। तो देखो शुरुआत में क्या स्थिति थी, जैसे जैसे प्रवाह हुआ क्या स्थिति बनी और अंत में क्या स्थिति बन गई। तो DO में कमी की वजह से, घुलित ऑक्सीजन में कमी की वजह से जो मछलियां मरी थी, स्वच्छ जलीय जीव नष्ट हुए थे, DO की मात्रा में बढ़ोतरी होने की वजह से वो जो स्वच्छ जलीय जीव होते हैं वो बच्चों स्वच्छ जलीय जीव पुनः प्रकट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डायग्राम की सहायता से जो घुलित ऑक्सीजन या DO की मात्रा में गिरावट आती है जल प्रदूषण के कारण, उसको बच्चों अपनी बुक के अंदर समझाया गया है। आप इसको ध्यान से समझ लेना। अलग अलग बिंदु पे पूछा जाए, प्रारंभ में जब तक विसर्जन नहीं किया गया तब तक क्या स्थिति है, विसर्जन करने के ठीक पश्चात क्या स्थितियां बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रवाह बढ़ेगा, जैसे जैसे कमी आएगी कार्बनिक पदार्थों की, फिर अंततः क्या स्थितियां बन जाएगी। तो बच्चों जल प्रदूषण का जो पहला प्रभाव था घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट, ये चीज अपन ने पढ़ ली है। अब अपन बच्चों दूसरा इंपैक्ट देखते हैं, दूसरा प्रभाव देखते हैं, शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम। देखो बच्चों, शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम।
अब क्या होता है ये शैवाल प्रस्फुटन, तो ध्यान दो, प्रदूषित जलाशय में, प्रदूषित जलाशय में अकार्बनिक व कार्बनिक पोषकों की अधिक मात्रा होने के कारण शैवालों की अत्यधिक तीव्र वृद्धि होती है और संपूर्ण जलाशय प्लावी पादपों व शैवालों से ढक जाता है। संपूर्ण जो जलाशय होता है वो प्लावी पादपों व शैवालों से ढक जाता है। इसी चीज को बच्चों क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम कहा जाता है। अब शैवालों की जब वृद्धि होगी तो उस केस में भी बच्चों वो जो शैवाल हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेंगे, तो शैवाल प्रस्फुटन की वजह से भी डीओ की मात्रा में कमी आती है। और जब डीओ की मात्रा में कमी आती है तो जल में रहने वाले जो जलीय जंतु होते हैं, मछलियां जैसे, वो सब बच्चों क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और पानी जो होता है वो सड़ जाता है। उस पानी के अंदर बुरी गंध आती है और वो पानी सड़ जाता है। तो ये बिंदु जो होगा इसको बच्चों अपन क्या कह देंगे? एल्गल ब्लूम। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा जो प्रभाव है वो है बच्चों जल मार्गों का अवरोधन। जल मार्गों का अवरोधन। अब देखो बच्चों, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है आइकोर्निया क्रेसिपिस, जलकुंभी। तो बच्चों ये जो जलकुंभी है ये जलकुंभी विदेशज प्रजाति या पादप है। ठीक है। तो इस जलकुंभी को इसके मोव रंग के पुष्पों के कारण, नीला शोण जो कॉपर सल्फेट होता है, नीला थोता होता है, उससे मिलते जुलते रंग के होते हैं जलकुंभी के पुष्प। तो बड़े आकर्षक रंगीन पुष्प होते हैं, उनकी वजह से अपने भारत में इसको लाया गया था, जलकुंभी को, जलाशयों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन बच्चों ये जो जलकुंभी है ये ऐसे मान लो जलीय पारितंत्रों की, ये जलकुंभी जो है ये जलीय पारितंत्रों की सबसे समस्यात्मक खरपतवार है। जलीय पारितंत्रों की सबसे समस्यात्मक खरपतवार है और बहुत तेजी से क्या करती है? ये कायिक वृद्धि करती है। आगे बात समझ में? बहुत तेजी से ये क्या करती है? कायिक वृद्धि करती है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, इस जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो अपने इंडिया में बंगाल में इसको लाया गया था जलाशयों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसने भारत ही नहीं पूरे एशिया के जलीय तंत्रों को बिगाड़ कर रख दिया। तो सेम काम यहां पर भी होगा भाई, ये तीव्र ग्रोथ करेगी तो जलाशयों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जलीय जीव जंतु होंगे, मछलियां वगैरह, उनकी क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। तो प्रदूषित जलाशय के अंदर ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। अगला इफेक्ट अपन देखें वो है बच्चों गंभीर रोगों का कारण। जो जल प्रदूषण होता है वो गंभीर रोगों का कारण भी बनता है। देखो बच्चों, घरेलू वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। तो घरेलू वेस्ट और जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं इसमें बच्चों कई
हानिकारक पदार्थ और क्या प्रेजेंट होते हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हानिकारक पदार्थ और रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं ये कई गंभीर रोगों का कारण बनते हैं। अभी जैसे मान लो अपन बात करें डायरिया है डायरिया, अतिसार है, पेचिस है, हेजा है, पीलिया है, तो इन सब चीजों के लिए बच्चों ये दूषित जो जल होता है यही प्रदूषित होता है, यही कारण होता है। तो प्रदूषित जल की वजह से कई गंभीर रोग भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिए, डायरिया है, हैजा है, पीलिया है, ये सब बच्चों प्रदूषित जल की वजह से होते हैं। अब जल प्रदूषण के जो अन्य कारण बच गए, अन्य प्रभाव जो बच गए, जैव आवर्धन है, सुपोषण व त्वरित सुपोषण है, ठीक है, जल प्रदूषण से संबंधित जो केस स्टडी की गई और आगे की जो कहानी है वो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।